और इसी कारण से मुझे कंवर साहब की वो बात बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है कि वो नैरेटिव बदलना नहीं चाहते हैं, वो गैप्स को फिल इन करना चाहते हैं। और इस ऐसी दृष्टि से ही नया इतिहास निर्मित होगा और ऐसी दृष्टि से ही हमारा इतिहास निर्मित होगा, जहां हम लोग अपनी बात को कह सकें और महसूस कर सकें कि इस इतिहास में सबकी भागीदारी है और हम सब इसमें हमारे चेहरे यहाँ दिख रहे हैं। दरअसल इतिहासकार का काम जो होता है वो बड़ा अप्रिय काम होता है, होना चाहिए। तो इतिहासकार अगर लोकप्रिय हो रहा है तो समझिए कोई गड़बड़ी कर रहा है। वो इसलिए कि इतिहासकार की एक दृष्टि अतीत में होती है और एक वर्तमान में होती है और भविष्य भी उसके सामने एक रहता है, भविष्य की एक छवि रहती है। इसलिए वो हमेशा तकलीफ में होता है, वर्तमान को संबोधित कर रहा होता है, अतीत को पकड़े हुए रहता है और भविष्य की ओर देख रहा होता है। और इसी कारण से एक इतिहासकार जब बोलता है तो उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ उस तरह नहीं बोल सकता जैसे अन्य लोग अतीत के बारे में बोल सकते हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, इतिहास पर उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। उन्होंने कहा था, सिर्फ और सिर्फ इतिहासकार इतिहास जानता नहीं है, बाकी सभी लोग इतिहास जानते हैं, क्योंकि इतिहासकार को पता होता है कि इतिहास को समझने की कोशिश होनी चाहिए। इतिहास को जानना एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है। इतिहास हमेशा बदलता रहता है और इस बदलने में, जिसको पिक्चर की तरह देख रहे थे कंवर साहब, इस बदलने में ही वही क्लू है जिसके कारण आज भी इतिहासकार की जरूरत है। वो चेताता भी है और बताता भी है और नए द्वार भी खोलता है। इस क्रम में मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहता हूँ। सूत्र रूप में ही कहना संभव होगा क्योंकि मुझे 40 मिनट का 35 मिनट का समय मिला है, इसी में अपनी बात को रखना है। मैं प्रोफेसर कंवर के उस विस्मयकारी, मैं उसको विस्मयकारी ही कहता हूँ क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा जो है कैनवास हमारे सामने रख दिया है और हमें ये, हम इससे बिल्कुल वाकिफ हो गए हैं कि जिस इतिहास को हम पढ़ते आए हैं उसमें कितने सारे गैप्स हैं और उन गैप्स की जिम्मेदारी भी किसी न किसी को तो लेनी ही पड़ेगी और उसको भरने की जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। तो ये बात कहते हुए मुझे लगता है कि कहा जाना चाहिए कि भारत का इतिहास और हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये दोनों बिल्कुल एक चीज नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, अब मैं इतिहासकार की भूमिका के बारे में कहूँ, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि हमने एक मंच बनाया है और उस मंच पे बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन उस मंच पर क्या दिखना चाहिए, कहाँ स्पॉटलाइट होगा, कहाँ लाइट पड़ेगी, ये काम इतिहासकार करता है। और अब हम ऐसे प्रोसेस में आ गए हैं कि वो पूरा जो मंच है वो आलोकित हो रहा है और जिस पर लाइट दी जा रही थी, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग उभर उभर कर आ रहे हैं। तो फिर चाकी भी आ रहे हैं और उस समय के तमाम बड़े नेता भी आ रहे हैं और इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जहां एक नया सामग्रिक और जिसको मैं जस्ट इतिहास कहता हूँ, जिस न्यायपूर्ण इतिहास कहता हूँ, वो लिखने का समय अब आया है। अब इसलिए आया है क्योंकि अब हमारी दृष्टि ज्यादा व्यापक हुई है। एक राष्ट्र के रूप में, जैसा जैन साहब कह रहे थे, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए हैं। अब अपनी यात्रा, अपने राष्ट्र की यात्रा के बारे में हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं और अपने बारे में, अपने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो अपारेंटली प्रत्यक्ष रूप में लगेंगी कि हम ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं। नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं और अपने देश में जो बुराइयां हैं या अपने देश की जो त्रुटियां हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे लिए प्रणम्य जो है, मैं रविन्द्रनाथ से, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाइस चांसलर साहब ने जो है इकबाल का भी जिक्र किया। हमारी दृष्टि इतनी ही बड़ी होनी चाहिए और मैं कुछ प्रसंगों के सहारे अपनी बात को आगे करने की कोशिश करूँगा। रविन्द्रनाथ ने
एक बार कहा था, मैं पूरा विषय नहीं पढ़ रहा हूँ, रविन्द्रनाथ ने हमारे, मैं उस धरती से आता हूँ, मुझे कल भी कहा गया कि टैगोर की धरती से आए हैं, तो टैगोर की धरती हरियाणा की है, और ये क्षेत्रीयता का दबाव जो है वो ये राष्ट्रवाद को बहुत कमजोर कर देगा। और ये बात मैं इसलिए कहना जरूरी समझता हूँ कि कवि और जो हमारे संस्कृति कर्मी हैं वो राष्ट्रीय फलक पर सोचते हैं, और इसलिए हमको लगता है कि हम लोगों को अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना चाहिए। उन्होंने एक बात बहुत साहस के साथ कहा था कि हम मानवतावाद को राष्ट्रवाद के मुकाबले कम महत्व नहीं दे सकते। उन्होंने बहुत जबरदस्त एक बात कही थी 1908 में कि हम हीरा और शीशे में फर्क करना जानते हैं। निश्चित रूप से मानवतावाद को उन्होंने उच्च स्थान दिया था और कहा था कि हमारी राष्ट्रीयता संकीर्ण नहीं हो सकती। और 1917 में रविन्द्रनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, मैं उससे सहमति ना भी रखूँ तो भी मैं कहूँगा कि आप ध्यान से उनको सुने। रविन्द्रनाथ को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे राष्ट्रीय संकल्प के लिए और अपनी दृष्टि के विस्तार के लिए। उन्होंने कहा था कि भारत की ज्यादा बड़ी समस्या राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। और ये जो इको होता है रविन्द्रनाथ में, ये अचानक से रविन्द्रनाथ नहीं कह रहे। मैं जब 75 साल के इस पालन वर्ष पर देश जहाँ एक बहुत कॉन्फिडेंट राष्ट्र जो है अपनी आज़ादी को याद कर रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कंपास को थोड़ा पीछे घुमाया जाए और 75 साल 47 के पीछे जाया जाए। तो मैंने पाया कि वहाँ गुलामीगिरी जैसी किताब लिखी जा रही है, वहाँ बंकिम चंद्र जो है, जिसका बहुत सुंदर से तौर सामने किया। बंकिम चंद्र जो हैं वो इस तरह के उपन्यास लिख रहे हैं जहाँ राष्ट्र की आकांक्षा बोल रही है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं, स्त्रियां हैं। बहुत अद्भुत लेख है बंकिम चंद्र का। वो उनको कृषक समाज, कृषकों के ऊपर सबसे पहले बंकिम चंद्र ने लिखा था। तो वो कह रहे हैं कि कृषकों पर ध्यान दो और स्त्रियों की समस्याओं पर ध्यान दो। और इसलिए मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन का एकमात्र मतलब अंग्रेजों से मुक्ति का नहीं था, संपूर्ण मुक्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे थे। तो नेशनल मूवमेंट की जब हम बात करें तो ये सोचे कि हम नए राष्ट्र की तरफ बढ़े या ना बढ़े। संभव है कि हमने राजनीतिक आज़ादी पाली हो, लेकिन हम अपनी असली आज़ादी से वंचित रह गए, और ये बहुत संभव है। अंग्रेजों के, मैंने कहा ना कि महाभारत के प्रसंग में हम इस बात का ध्यान रखें कि हम कृष्ण भेजते हैं कि जाओ कृष्ण पितामह से सीख करके आओ। जब वो सैया पर पड़े हुए हैं, आप सभी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि कृष्ण ने जरूरी समझा कि हम सीखें। हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करते हुए हम किसी संकीर्णता के शिकार ना हो जाए। और इस क्रम में मुझे लगता है कि ये समय चीज़ों को खोलने का समय है। बंकिम चंद्र की चर्चा मैंने की, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो मुक्ति की लड़ाई है, हमारा जो मुक्ति संघर्ष है, उस मुक्ति संघर्ष का कोई व्यापक परिप्रेक्ष्य इतिहासकार बना सकता है क्या? एडवर्ड सईद नामक एक विद्वान थे, सभी लोगों ने आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। सईद ने कहा था, और वो भी संयोग से कलकत्ता में कहा था, कि राष्ट्रीय आंदोलन किसी एक दिन या एक वर्ष में शुरू नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन गुलामी शुरू होती है, और उसी दिन से उसका प्रतिवाद भी शुरू हो जाता है। और मुझे इस बात की छाया प्रोफेसर कंवर की बातों में भी लगा, जहां उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस दौर को याद नहीं करना चाहा जिस समय की हम लोग जो हैं राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा भाव लेकर उपस्थित होते हैं। मैं याद करना चाहूँगा 1784 के ट्राइबल मूवमेंट को भी। अभी काम चल रहा है कि ट्राइबल मूवमेंट जो है, वो मूवमेंट जो 1784 में शुरू हुए थे, उस मूवमेंट का सच क्या है। और ये झारखंड के संदर्भ में कई विद्वान इस पे काम कर रहे हैं और ये बतला रहे हैं
कि जिसको हम नेशनल मूवमेंट कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का मामला नहीं था, वो लोगों का मामला था। और लोग जो हैं प्रतिरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब ये प्रोटेस्ट नेशनल मूवमेंट माना जाए या ना माना जाए, ये हमारे आपकी बातचीत का विषय है, लेकिन प्रोटेस्ट उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन से हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत शुरू हुई। इसलिए हम अपने नेशनल मूवमेंट के उस दृष्टि का विस्तार करें, ये जरूरी है, क्योंकि इसी में कहानी आएगी, आदिवासियों की कहानियां आएंगी, उन लोगों की कहानियां आएंगी जिनका कोई नेता इंग्लैंड से पढ़कर लौट करके नेशनलिज्म की व्याख्या नहीं कर सकता है। ऐसे लोग आएंगे जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जंगल के लिए लड़ रहे हैं, अपने सांस्कृतिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन जिसमें रिस्क ये है कि उनको पकड़ने के बाद 12 साल का बच्चा हो, 13 साल का बच्चा हो, 19 साल का आदमी हो, उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा, उसका कोई ट्रायल नहीं होगा। ऐसे लोगों की कहानियों को, ऐसे लोगों के वृत्तांतों को अगर हम नेशनल मूवमेंट में नहीं लाएंगे, अब तब कब लाएंगे? कोल विद्रोह याद करिए 1830, मुंडाओं का विद्रोह याद करिए, और संथालों का जो है 1855 और 1857 का तो क्या कहना। 1857 का इतिहास अभी भी लिखा जाना बाकी है। 1857 की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। बहुत सारे लोग तो आज भी झिझकते हैं कि इसको नेशनल मूवमेंट कहा जाए या ना कहा जाए, अभी भी लोग झिझकते हैं। और मैंने अन्यथा ये कोशिश की है ये समझाने की, बताने की कि इस जद्दोजहद में, जिसको हम राष्ट्रीय आंदोलन का नैरेटिव निर्माण कहते हैं, उसमें साहित्य की भूमिका इतिहास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि 1857 की जो छवि है, वो छवि भी हमारे हिंदी प्रदेश में जिसके द्वारा बनाई गई, जिसके बाद बनी बेहतर पॉजिटिव छवि, वो एक लड़की की कविता थी, जिस कविता से आप सब हमारा सबका परिचय है। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। लेकिन मैं देख रहा था कि उसी कविता में एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, ये पंक्ति है, जिस पर हम लोगों का ध्यान कम गया। हमने सोचा कि बहुत कम उम्र थी उनकी, बाद में माखनलाल चतुर्वेदी ने उस पर जो है उसको एडिट करके उसको बेहतर बनाया था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। ये अंतरतम शब्द जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो अंतरतम है वो कहाँ से आया है? सराफा का जिक्र किया उन्होंने। सराफा की कविता जो है, एक आपकी यहाँ से निकलने वाली पत्रिका में आया, उस पत्रिका में मैं देख रहा था सराफा की जो पंक्ति है, यही पाओगे महशर में ज़बां मेरी, बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ, है हिंदुस्तान हमारा। मैं हिंदी, खेत हिंदी, खून हिंदी, जात हिंदी हूँ, यही मजहब, यही फिरका, यही है खानदां मेरा। इस उजड़े हुए भारत के खंडहर का एक जर्रा हूँ, यही बस एक मेरा पता, यही नामो निशान मेरा। ये जो ये पंक्ति हमको कह रही है, वो इतिहास बयान कर रही है, लेकिन हमारे पास इसके तथ्य रिटन फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये जो जज्बा है, ये स्पिरिट है, इस स्पिरिट को हम कैसे अपने इतिहास की पुस्तकों में ला सके, इसके लिए हमको एक दूसरे तरह से प्रयास करने की जरूरत है। मैंने खुदीराम पर एक किताब लिखी थी, और उस दौरान प्रफुल्ल चाकी के बारे में हमने जाना कि ये सभी लोग जो हैं उस वक्त बहुत सारे काम कर रहे थे। प्रफुल्ल चाकी बहुत कम उम्र के लड़के थे, और उनकी जाति भी दूसरे मतलब निम्न जाति के आदमी थे। कई लोग तो कहते हैं खुदीराम बोस को बहुत ज़्यादा फोकस मिला क्योंकि उनकी जाति सवर्ण जाति के थे। प्रफुल्ल चाकी पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि उनकी जाति कमजोर जाति थी, कहा जाता है। मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अलग प्रसंग है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई लड़ी गई, इस लड़ाई में हमारे पास लड़ने वाले बहुत थे, लेकिन लड़ने वाले किस लिए लड़ रहे हैं इसकी व्याख्या करने वाले हमारे इतिहासकारों ने एक खास तरीके से व्याख्या की है। हम उनको दोष दें या ना दें, लेकिन ये समझें कि ये स्पिरिट जो है वो एक ऐसी स्पिरिट थी जिसमें गरीब भी उसमें शामिल था।
और उस महल वाले भी शामिल थे। और इस बात को 1920 के आसपास, 22 के आसपास सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता में पकड़ने की कोशिश की। मकरंद परांज पे ने एक पंक्ति लिखी है, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि बंकिम चंद्र ने इतिहास क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा इतिहास, और उन्होंने वो जिसको कहते हैं रोमांस, हिस्टोरिकल रोमांस लिखे। तो रोमांस क्यों लिखे, इतिहास क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि जो वो कहना चाहते थे वो रोमांस में ही कहा जाना संभव था, इतिहास में कहा जाना उस वक्त मुश्किल था। इसीलिए रोमांस में कहे हुए इतिहास, जो इतिहास उन्होंने व्यक्त किया है, उसकी रिकवरी के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैंने 1872-73 के आसपास गुलामगिरी का जिक्र किया। अब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र उसी समय हिंदी में एक क्रांति कर रहे थे, और इस क्रांति का एक मुकम्मल चेहरा 84 में निकल करके आता है, जब वो बलिया में लेक्चर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो लेक्चर पढ़ा होगा। क्या वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े जो लोग थे उनसे कहीं पीछे है? बिल्कुल भी नहीं। एक साल पहले, 1885 से एक साल पहले 84 में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा पर जो लिखा है और जो कहा है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। आपको लगेगा कि वो एक बहुत जबरदस्त जो है एक डॉक्यूमेंट है, जो हम लोग को बताता है कि हम लोग अपने राष्ट्रीय संकल्प के प्रति सचेत हो। तमर साहब ने 90 के दशक से पहले इसको ट्रेस किया, और यहाँ मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमारी मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव में आया था, और उस मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव में अरविंदो घोष की भूमिका को उन्होंने बहुत महत्व दिया, और मुझे लगता है कि वो जरूरी महत्व दिया। हमारा नेशनल मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह की कल्पना के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, उसकी बहुत सारी कल्पनाएं हैं, और उन कल्पनाओं में एक रोड मैप है, और उस रोड मैप को मैं कहता हूं कि कम से कम उसके 3 रोड मैप हैं। अब तीनों रोड मैप के बारे में बात करना इतिहासकारों के लिए जरूरी है। मैंने इस पर किताब लिखी और ये कहने की कोशिश की कि 3 रोड मैप हैं, और तीनों रोड मैप की बात होनी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं इसके 5 रोड मैप। मैं थोड़ा उसकी किताब की सीमा में रहकर मैंने कहा कि इसके 3 रोड मैप तो नहीं है, 5 रोड मैप, और 5 रोड मैप में बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। ये 5 रोड मैप कौन से हैं? नंबर 1, जिसको हम लोग मिडिल क्लास नैरेटिव कहते हैं। मैं उसको नंबर 1 इसलिए रखता हूँ क्योंकि उससे हमारा बहुत अच्छा परिचय है। दूसरा, जिसको कांग्रेस नैरेटिव भी हम लोग कह सकते हैं, खास तरीके से। कांग्रेस का मतलब हमेशा जो है एक खास तरह की दृष्टि से नहीं, कांग्रेस में बहुत सारे लोग रहे हैं। 1917 के पहले भी बहुत सारे लोग थे, उनका भी बड़ा योगदान था, उनकी भी बातें हम लोगों को करनी चाहिए। एक कांग्रेस रोड मैप है और कांग्रेस पर्सपेक्टिव है। एक जिसको मैं कहता हूँ हिंदू नेशनल पर्सपेक्टिव, आप उसको तिलक और सावरकर की लाइन से जोड़ करके देख सकते हैं। तीसरा जो है, जिसको मैं लेफ्ट पर्सपेक्टिव कहता हूँ, उसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति के लिए हम लोगों को देखना चाहिए एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, जो सावरकर से प्रभावित थे। मैं लोगों को जब कहता हूँ तो लोग चौंक जाते हैं कि सावरकर से प्रभावित कैसे कोई हो सकता है। और एम.एन. रॉय के गुरु थे बाघा जतीन। ये बात भी लोगों को थोड़ी परेशान करती है कि बाघा जतीन जो है उनके गुरु थे, और ये चीजें कितनी ओवरलैपिंग हैं इससे समझना चाहिए कि भगत सिंह के भी पहले गुरु जो हैं, जिनसे इंस्पायर्ड हुए थे, वो बाघा जतीन थे। तो मुखर्जी ने किताब लिखी है, यहाँ जो बैठे जो विद्वान हैं, पुराना साहब, उन्होंने जरूर उसको देखा होगा, मैं चाहता हूँ। वो बड़े विद्वान हैं जिन्होंने लिखा है वो इतिहास, बाघा जतीन पर जो इतिहास लिखा, उन्होंने पेरिस में रिसर्च की है। और एनाल्स हिस्टोरियंस, अगर आप एनाल्स हिस्ट्री के महत्व से परिचित हैं, उनके बड़े जो विद्वान हैं उनके अंडर उन्होंने काम किया है। तो ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में। तो ये जो तीसरा जो हिंदू नेशनल पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। एक पर्सपेक्टिव और है जिसको मैं अभी तक मैंने उसके बारे में कोई नाम निश्चित नहीं किया है, लेकिन मैं उसको
इस्लाम द्वारा प्रभावित एक मुस्लिम नेशनल पर्सपेक्टिव के रूप में देखता हूँ। उसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है, कभी भी उसको आप एक लाइन में नहीं ले जा सकते। मुस्लिम्स की नेशनल मूवमेंट ये बहुत ही जटिल प्रोजेक्ट है। इसमें एक धारा के लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि अंत में पाकिस्तान बना, सारे मुसलमानों को भारतीय नेशनल मूवमेंट से एडिट आउट करने का जोखिम मत उठाइए, बहुत खतरनाक बात है। और नेशनल मूवमेंट में जब लिस्ट में देख रहा था जिनको सिंगापुर वाले का जब जिक्र हो रहा, तो सिंगापुर में जिन लोगों को फांसी हुई, गोली मारी गई, उसमें कितने नाम मुसलमानों के हैं वो आप देख लीजिए। इसलिए वो इस्लामिक एक पर्सपेक्टिव भी है, उसमें आता है। और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है जो अपने तरीके से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को देखने की कोशिश कर रहा है, उसको मैं रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कहता हूँ। ये जो रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है ये भी लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक आंदोलन, मैं लगातार इस पर लिख रहा हूँ और मैंने लगातार ये कोशिश की है कि नेशनल मूवमेंट से जुड़े विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास नैरेटिव्स आते हैं उन सब में खास तौर पर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। कैसे लोग थे, क्या कर रहे थे। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय का जिक्र किया आज संदर्भ में, एक बर्लिन में बहुत महत्वपूर्ण एक केंद्र बना था, लंदन में तो था ही। कैसे ये लोग काम करते थे, इस पर एक बड़ी जबरदस्त किताब जो है पिछले दिनों आई है, विजय ने लिखी है, नामबियार की बायोग्राफी जो है उस पर लिखी है। उसमें आप गौर करिएगा, देखिएगा कि कैसे जो है ये जो भारत के बाहर रहने वाले रेवोल्यूशनरीज थे उनके बीच में किस किस तरह का संबंध था। हमने करीब 100 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है। जैसे आज उन्होंने पूछा ना कि इनको कौन जानता है, तो ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि भाई इनके बारे में सुना है। अधिकतर जगह पता चलता है हाँ नाम सुना है लेकिन पता नहीं है कौन है। तो उन लोगों के बारे में हम लोगों को किताबें लिखनी चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की, क्या क्या कर पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्या करने की कोशिशें की। एक 17 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, 23 साल का लड़का क्या क्या कर सका, कहना तो मुश्किल है। इतना समय मिला उनको करने का। 23 साल की उम्र में बम फेंकने वाला, 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ता हुआ शहीद हो जाने वाला, उसका इतिहास वैसे नहीं लिखा जा सकता कि वो इंग्लैंड गए, बैरिस्ट्री करके लौटे, बैरिस्ट्री छोड़ करके उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिस्सा लिया, आदि आदि। वैसा इतिहास नहीं बनेगा। बाद में चेयरमैन बने, बाद में प्रेसिडेंट बने, बाद में क्या बने, ये बने वो बने। अरे बनना तो बहुत लोग बने थे, लेकिन देश के लिए जान देने की जिन्होंने कोशिश की उसका इतिहास अलग लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए। और उनके ही लोग कह रहा हूँ, जब आप इतिहास लिखते हैं तो ये नहीं समझते हैं कि जिसके घर में अगर एक डॉक्यूमेंट का टुकड़ा मिल जाएगा तो उसको फांसी हो जाएगी, उसका नेशनल मूवमेंट में होना और एक किताब लिखना और कांग्रेस में शामिल होकर के उसमें जो है मंत्री पद लेना और ये करना और बाद में ये सोचना कि धीरे धीरे हम जो है हम सत्ता पाने की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क है या नहीं है? जरूर फर्क है। मन्मथनाथ गुप्त, उनके भाई, इन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, उनकी माँ का क्या हुआ, उनकी माँ उनके पिता का क्या हुआ, ये कहानी सबको पता होनी चाहिए कि मन्मथनाथ गुप्त का भाई साधु क्यों बना, किस तरह से साधु का जीवन जिया। अब ये लोग कहता हूँ तो आप उनको लगता है कि मैं कहानियां सुना रहा हूँ। इन्होंने किताबें लिखी है, इन लोगों ने किताबें लिखी हैं, उन्होंने हम लोगों को बताया है उन्होंने क्या क्या किया है। ये बात अलग है कि ना उनको अच्छे प्रकाशक मिले, ना ऐसी ऑडियंस मिली जहाँ की वो अपनी बात को कह सके। और इसीलिए क्रांतिकारियों की कथा जो है अब कहने का समय अधिक है, बहुत हो चुका। वो नैरेटिव जिसमें कि खास तरह से खास वर्ग के लोगों को प्रमुखता दी जाती थी, अब जो है छोटे लोगों का नेशनल मूवमेंट में जो योगदान है उसके बारे में बात करने का समय है। हमारे हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हैं जो इतिहासकारों से ज्यादा जानते थे, उनका नाम था राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने नए भारत के नए नेता की किताब लिखी है, आज की राजनीति लिखी है और एक जीने के लिए उपन्यास लिखा है। उसमें आप देखिएगा कि नेशनल मूवमेंट के बारे में कितने तरह के पर्सपेक्टिव के दर्शन हमारे हमें होते हैं। वो जो बलराज है वो क्या क्या करता है, नेशनल मूवमेंट में कैसे शामिल होता है। इनके मित्रों,
मैं सावरकर की डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं सावरकर की डिबेट में इसलिए नहीं जाना चाहता कि लोग इतने पोलराइज हो चुके हैं कि अब सुनने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। और जो कान न सुनना चाहे आप उसको कैसे सुनाएंगे? मैं ये बात दोनों पक्ष नहीं कह रहा हूं। अगर पक्ष दो होते हैं, अगर कौरव पांडव जैसा कोई मामला है, तो दोनों पक्षों के लिए कह रहा हूं कि अगर हमने कान बंद कर लिए तो नेशनल मूवमेंट का आधा अधूरा इतिहास ही लिखा जा सकेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात जो शायद आप सब में कुछ लोगों को पता होंगी। सावरकर क्या चाहते थे? क्या सावरकर का पर्सपेक्टिव गांधी के पर्सपेक्टिव से गुणात्मक रूप से भिन्न है? अगर है तो कहां है, कब से है? ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां से कि नेशनल मूवमेंट के बारे में जानने की कोई खास बात आपको दिखाई देगी। उसमें एक पॉइंट जो है वो मैं बतला रहा हूं, खिलाफत मूवमेंट का टाइम। वो ऐसा पॉइंट है जिस पर कि बार बार आपको लौटना पड़ेगा। और खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करते हुए मुझे बहुत असुविधा हुई यह देखकर कि खिलाफत मूवमेंट के बारे में कोई बात ठीक से करना नहीं चाहता। खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, किन लोगों ने इसको शुरू किया, और कैसे खिलाफत मूवमेंट के तुरंत बाद दंगे शुरू हो गए। और यही वो क्रक्स है जिस पर कि हम लोगों को आपको लौटना पड़ता है। क्या हुआ था खिलाफत के ठीक पहले, खिलाफत के दौरान और खिलाफत के तुरंत बाद? अगर इस कहानी को आप समझ लेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि क्यों 20 के दशक में मालवीय जैसे लोग जो हैं, लाला लाजपत राय जैसे लोग जो नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, वो अचानक से कम्युनल हो जाते हैं। कोई तो कारण रहा होगा। मैंने इसकी पड़ताल की और पड़ताल में पाया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम लोगों को देखने को नहीं मिले। उसमें से एक डॉक्यूमेंट है 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष का भाषण है, मोहम्मद अली का भाषण। मोहम्मद अली के उस भाषण में ऐसी क्या बात है जिसके कारण बाद में लोग उनसे छिटक गए और हिंदू नेता जो थे, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो कम्युनलाइज्ड हो गए। श्रद्धानंद के बारे में बात करने की जरूरत है, मालवीय के बारे में बात करने की जरूरत है, लाला लाजपत राय पर तो विशेष रूप से बात करने की जरूरत है। क्या हुआ था? मैंने इसकी जांच की सर, और जांच में पाया ऐसी तो कोई बात ही नहीं उस भाषण में, जिसके कारण जो है इतना बड़ा मामला हो गया कि लोग कहने लगे कि मोहम्मद अली कम्युनल है, मोहम्मद अली मुसलमानों के लिए बात करता है। ऐसी कौन सी बात है? तो खोजते खोजते मुझे कुछ चीजें मिली और मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या खतरनाक हो जाता है कि किसी बात को आप छुपाते हैं तो फिर वो बात कैसे दूसरी तरह की बात हो जाती है। अब देखिए, मोहम्मद अली ने उस भाषण में क्या कहा था, इसको जानने के लिए 110 पेज का उनका ये भाषण है, उसको मैंने कई बार पढ़ा। एक वाक्य भी उसमें ऐसा मुझे नहीं मिला जिसमें कहा जा सके कि उन्होंने कोई कम्युनली चार्ज कोई बात कही है। कोई बात नहीं, बार बार पढ़ा उसको। लेकिन बाद में एक उपन्यास में मुझे एक संदर्भ मिला कि देखा तुमने मोहम्मद अली कितना कम्युनल है, पूरा मुसलमान, ऐसी बात उन्होंने कही। तो मैं बार बार उस टेक्स्ट में जाता था कि इसमें ऐसी क्या बात कही गई जिसके कारण कि मोहम्मद अली के बारे में ऐसी बात हो रही है। तो मैंने बहुत बड़े इतिहासकार हैं उनकी किताब पढ़ी और उस टेक्स्ट को उन्होंने भी उद्धृत किया है, उसको पढ़ा, कहीं नहीं मिला। लेकिन ये इंटरनेट का जमाना है, ओरिजिनल जो उनका भाषण है वो भी इंटरनेट पर मुझे मिल गया। उसमें 3 ऐसे पैसेजेस हैं जिसको भी एडिट करके इसमें से हटा दिया गया। और उसमें उन्होंने क्या कहा था वो बहुत ही चौंकाने वाला था। मैं 30 सालों से कम्युनिज्म पे, हिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चौंकाने वाला लगा। उसमें उन्होंने कहा है कि झगड़ा किस बात का है कि हिंदू अधिक है और मुसलमान कम। तो इस झगड़े के मिटाने के लिए हम लोगों को आसपास आ जानी चाहिए संख्या बल के आधार पर। तो क्यों ना हम लोग दलित जो हैं उनको आधा आधा बांट लें। अब ये बात बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको मुसलमान के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाए, ये बात कांग्रेस का प्रेसिडेंट 1923 में कैसे कह सकता है? और उन्होंने उसमें लिखा है
बहुत बहुत शानदार भाषण है, अद्भुत भाषण है। उसमें वो कहते हैं कि अगर कन्वर्ट करने की आज़ादी क्रिश्चियंस को है तो मुसलमान को क्यों नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने आज ये सोचा था कि जो 6 करोड़ आज 6 करोड़ मुसलमान हैं, दलित हैं, उसमें से अगर तीन अगर मुसलमान के पास हो जाए तो संख्या का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। और विष्णु प्रभाकर ने बाद में एक जगह मैंने पाया कि विष्णु प्रभाकर ने बीच बात में चर्चा की। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रसंग हैं जिससे अनकंफर्टेबल कोई बात पता चलती है उसको क्यों नहीं हम लोगों ने टेबल पर रखा। और ये काम जो है, जो इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं, इतिहास से संबंधित जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनका प्राथमिक दायित्व है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को सामने रखना और बताना कि भाई ये भूल किससे नहीं होती है, किससे नहीं हुई, सबसे हुई है। उस प्रसंग में पार्टीशन तक आने पर भी आपको लगेगा कि इतिहासकारों ने कई खास मुद्दों पर जो मौन रखा है, उस मौन को मैं समझना चाहता हूँ। झूठा सच यशपाल का एक बड़ा उपन्यास है। उस उपन्यास में उन्होंने ये कहा है, तमल जी को मैं विशेष रूप से इसके लिए मैं आग्रह करूँगा कि वो कहते हैं कि हमारा जो वतन है वो हमारा है और देश राजनेताओं ने लकीरें खींच करके बनाई है और हमको फोर्स किया जा रहा है कि हम अपने वतन को छोड़ दें और देश की जो लाइन खींची गई है उसके आधार पर हम यहाँ से वहाँ चले जाएं और बीच में एक दूसरे को मार डालें जहाँ तक संभव हो। अपनी जमीन से उखड़ करके हम दूसरी जगह चले जाएं और उसके बाद जो है जो भी मारकाट होगी हमारी मारकाट होगी, लेकिन इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है जिन्होंने लकीरें खींची। और जो लकीर खींचने वाले लोग थे वो लोग 15 अगस्त को भी नहीं बता रहे थे कि ये जगह कहाँ की है। अभी लाहौर का जिक्र किया गया, मैं उस प्रसंग में जाना चाहता था लेकिन समय नहीं है कि लोहिया और जयप्रकाश नारायण आदि के जो प्रसंग हैं वो कितने विस्फोटक प्रसंग हैं। आप उसको जब जाएंगे और लोहिया जी के बारे में, जयप्रकाश जी का तो पूरा कई वर्षों तक मैंने काम किया, मैंने जानता हूँ जयप्रकाश की कहानी, रामवृक्ष बेनीपुरी की कहानी और तमाम सोशलिस्टों की कहानियाँ जो हैं बहुत ही कम कही गई हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का इतिहास, सोशलिस्टों का इतिहास, किसान सभा का इतिहास, सहजानंद का इतिहास, ये सभी इतिहास जो हैं हम लोगों को फिर से दोबारा खोलने पड़ेंगे और बतलाने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। 15 अगस्त हो चुका है, झंडा फहरा जा रहा है और जो आदमी लाहौर का है उसको पता नहीं है कि लाहौर कहाँ जाएगा। बताइए क्या स्थिति है, किसकी जिम्मेवारी थी ये बताना कि लाहौर में जो रह रहा है उसको कहाँ जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ये सारे प्रसंग हमारे उपन्यासों में बिखरे पड़े हैं, हमारे उपन्यासों में बिखरे पड़े हैं। मैंने गुरुदत्त के इतिहास जो किताबें हैं, उपन्यास है, उसमें ही मैंने पाया कि इसके तरह के एकांगी प्रसंग हैं, एक तरफा भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें आए हैं, गुरुदत्त में आए हैं, भगवती चंद वर्मा के यहाँ आए हैं, अमृतलाल नागर के यहाँ आए हैं, यशपाल में तो मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। बहरहाल मैं उस बुनियादी बात पे लौटता हूँ और मैं अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबके बाद भी भारत बचा रहा और भारत में अभी भी संभावना है कि हम अपने इतिहास की मुकम्मल जानकारी के बाद अपने देश के प्रति गर्वित होते हुए अपने इतिहास का विस्तार कर सकें और हम कह सकें कि हमने जो लड़ाई लड़ी वो मिलकर लड़ी। लेकिन इस मिलकर लड़ी की कहानी में यह भी याद दिलाना जरूरी है कि हम लोग सभी लोग सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम अपने शोषकों के खिलाफ भी लड़ रहे थे। और ये जो बात है, अपने शोषकों के हाथ में सत्ता देखकर बहुत सारे लोगों को कष्ट हुआ होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। और यहीं से वो कहानी का वो सिरा टूटा है जिसके बारे में हम लोगों को दोबारा सोचना चाहिए। क्या कारण है कि 47 के जिसमें अंग्रेज यहाँ से गए और ये सत्ता भारतीयों के हाथ में आई, उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए। किसान नेता भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है,
कम्युनिस्ट भी खड़ा कर रहे हैं, हिंदू नेशनलिस्ट भी खड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है ये ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, एक शक्ति दूसरी शक्ति के पास जा सत्ता दे के जा रही है, और उसमें जो है हम लोगों को उस पूरे प्रोसेस को री एग्जामिन करने की जरूरत है। और ये प्रसंग मैं खास तौर पर सावरकर की चर्चा चली है तो मैं बता दूं कि हिंदू नेशनलिस्टों का एक बड़ा तबका ये चाहता था कि हम इसको सेलिब्रेट न करें। उस समय सावरकर ने अपने दल के विरुद्ध जाकर के झंडा फहराना जरूरी समझा। ये बात भी सोचने की है। हर स्पेस में काउंटर स्पेस है और बहुत सारे वॉइसेस हैं, बहुत सारे वॉइसेस। आप एक कोटेशन कहीं से ले आइएगा जिसमें कहा जाएगा कि अंबेडकर जो है वो गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उसी अंबेडकर को जब भाषण हो रहा है 46 में, अंबेडकर का वो राष्ट्रीय चेहरा भी निकल करके आ जाता है। एक आदमी को आप कोट कर रहे हैं एक जगह पर जहां वो नेशनल मूवमेंट को क्वेश्चन कर रहा है, दूसरी जगह वो नेशनल मूवमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। तो ये जो जटिल कहानी है, इस जटिल कहानी में हम लोगों को वो सारे जो डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को टेबल पर लाना पड़ेगा। मैं अपनी अंतिम बात आपके सामने रखता हूँ। एक नाम है जिसकी चर्चा कम होती है। सत्येंद्रनाथ सान्याल तक लोग चले गए, इसलिए चले गए कि एक सान्याल जो है इस वक्त उनके परिवार का उनकी कहानी कहने के लिए तैयार है और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। संजीव सान्याल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसी परिवार से उन्होंने अपनी कहानी कह दी। लेकिन जोगेश चंद्र चटर्जी नामक एक नेता क्रांतिकारी, जोगेश चंद्र चटर्जी, नाम याद रखिएगा। और ये बहुत बड़े नेता थे, जोगेश चंद्र चटर्जी। और कहा जा सकता है कि रासबिहारी बोस के जाने के बाद सत्येंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चटर्जी ने उत्तर भारत में एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलन के लिए लोगों को इकट्ठा किया। जोगेश चंद्र चटर्जी का इतना महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन जोगेश चंद्र चटर्जी का नाम भी, मैं साधिकार कह सकता हूँ कि जोगेश चंद्र चटर्जी का नाम भी लेने वाला यहाँ पर कम आदमी। और जोगेश चंद्र चटर्जी की कहानी शुरू होती है 1920 के आसपास, बल्कि उससे पहले ही, और वो कहानी चलती आजादी के बाद तक। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग वो है जहाँ की 1942 के दौरान, आप लोग को तो पता ही है 1942 में बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने, जिसको कहते हैं पटरी उठा रहे हैं, यहाँ तार काट रहे हैं, और 1942 का आंदोलन तो जबरदस्त आंदोलन था। लेकिन ये क्या आप याद रखते हैं कि 1942 के इस आंदोलन के प्रकृति के ऊपर क्वेश्चन मार्क उन लोगों ने तुरंत लगा दिया था जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, और उसके बाद आंदोलन चलता रहा छोटे छोटे हिस्से में, छोटे छोटे इलाकों में। कितना बड़ा आंदोलन ये था, कैसा लगा होगा उनको जिन्होंने इसके लिए इतनी कुर्बानी देने के लिए ठानी। बहुत लोग मारे गए। बलिया के संदर्भ में तो सब लोग जानते ही हैं। मिदनापुर का एक संदर्भ है, मिदनापुर के संदर्भ को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मिदनापुर का वो संदर्भ जिसको आपने कभी मातंगिनी हाजरा का नाम सुना होगा। मातंगिनी हाजरा जो थी वो बोली महिला थी। उन्होंने मिदनापुर में जो 1942 के दौरान क्रांति का नेतृत्व किया था, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। उस मातंगिनी हाजरा पर एक फिल्म बनी थी, 42 एक फिल्म बनी थी, बहुत अद्भुत फिल्म है। और वो फिल्म बनाने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो खुद क्रांतिकारी आंदोलन में आजीवन कारावास पाए हुए थे। तो वही आदमी 1942 की क्रांति का इतिहास लिख रहा है। एक और आदमी थे बालदेव प्रसाद, जो 1942 की क्रांति का इतिहास लिख रहा है। और इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगा गया। किताब भी नहीं छपी और फिल्म भी लोगों तक रिलीज होकर नहीं पहुंच पाई। और लगाने वाले कौन लोग थे? अगर अंग्रेज होते तो हम मान लेते। 43 के बाद जो है ये प्रतिबंध बना। कारण क्या था कि जिसकी गोली से मातंगिनी हाजरा मारी गई थी वो बंगाल में अब पुलिस का प्रमुख बन चुका है आजादी के बाद। अगर वो कहानी फिर से खोली जाती है तो जो पुलिस का प्रमुख है वो प्रमुख अब क्या करे? तो अंतर विरोध बहुत सारे हैं, अंतर कथाएं बहुत सारी हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जब वो बूढ़े बूढ़े लोग थे, जब उनके पास जिन्होंने उस दौर को देखा था,
वो बता सकते थे कि कहाँ कहाँ हम लोग को क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या हमने सचमुच सोचा समझा। वो लोग हमारे बीच से चले गए। अब तो बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सचमुच वो दौर देखा होगा और हमको बता सकते। इसलिए हमारे पास जो भी सोर्सेज है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है, ओरल सोर्सेज है, उपन्यासों में है, संस्मरणों में है, जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग को इकट्ठा करना चाहिए और हम लोगों को इन पांचों फ्रंट को खोलना पड़ेगा। इन पांचों फ्रंट को खोल करके हम देखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन या भारत का जो मुक्ति संग्राम है, इस संग्राम में कौन सा नायक किस तरह की भूमिका का पालन कर रहा है। भारत के इतिहास की कहानी बहुत ही जटिल कहानी है और इस कहानी को कहने के लिए हमारे पास जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सहारा बनते हैं अधिकतर इतिहासकारों के, वो पर्याप्त नहीं है सर। हम लोगों को जो नॉन रिटन सोर्सेज हैं, लोगों के बीच जो चल रहा था, जो लोगों ने सोचा था, कहा मैंने उद्धृत भी किया है, बूंदे ले हर बूंदों के मुँह हमने सुनी कहानी। तो हमने भी जिन मुखों से कहानियाँ सुनी हैं, उन कहानियों को याद करने की ज़रूरत है और उसके बीच में से एक नया सामग्रिक इतिहास हम लोगों को बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नौजवान छात्र हैं, जो वो हैं, उन लोगों ने इस तरफ ध्यान देने की ठानी होगी और उसके बाद हमारे पास एक मुकम्मल एक सामग्रिक इतिहास उपलब्ध होगा, जिसके लिए हम वैकल्पिक सोर्सेज की तरफ बढ़ सकेंगे। मैं चहल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मौका बनाया। उनकी एक जो किताब आई है उसकी चर्चा जरूर साहब ने की, वो किताब मैंने देखी है और उसमें भी एक नया पर्सपेक्टिव है।